स्वागत है आप सबका फिर से रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी में। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इश्केमिक हाइपॉक्सिक इंजरी के बारे में पढ़ा था और अपन ने बात करी थी कि सेल इंजरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। आज के लेक्चर में अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में अपन इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की। देखिए, रिवर्सिबल इंजरी को अपन टोटल 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला अपन उसकी डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा अपन इसके बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म यानी कि अपन इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे और थर्ड पॉइंट अपन इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ये डायग्राम अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा है, तो आप वो वाला लेक्चर पहले देख लीजिएगा, फिर ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा और आज के लेक्चर में भी अपन इसके बारे में वापस से पढ़ेंगे। देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करूं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की डेफिनेशन अपन कई बार बोल चुके हैं कि अगर सेल कभी भी किसी हार्मफुल स्टिमुलस के टूवर्ड्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर उसका एक्सपोजर हो रहा है और उसकी वजह से अगर इंजरी हो रही है तो उसमें क्या होगा कि सेल जो है वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर जा सकता है और उसे अपन रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। यानी कि जो सेल का एक्सपोजर होगा टूवर्ड्स द इंजरियस एजेंट इट विल अकर फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम और जैसे ही ये इंजरियस एजेंट या हार्मफुल स्टिमुलस को रिमूव किया जाएगा तो सेल वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जा सकती है। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि यही हार्मफुल स्टिमुलस अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखा जाए तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं जा पाएगी और उसे अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। तो ये तो इसके डेफिनेशन की बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स की, यानी कि अपन बात कर रहे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस की। देखिए, पैथोजेनेसिस अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जब इश्कीमिया और हाइपोक्सिया का पैथोजेनेसिस पढ़ा था उसे में अपनी हर चीज़ कवर हो जाती है कि अपन ने कहा था कि देखिए इश्कीमिया और हाइपोक्सिया अगर हो रहा है यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो रही है और अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से सेल को न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेंगे और ऑक्सीजन भी कम मिलेंगे। तो ओवरऑल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो कि एटीपी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल एटीपी प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो रहा है। दूसरा क्या होगा कि इंट्रासेल्युलर लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि हाइपोक्सिया हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो सेल जो जनरली क्या करती है एरोबिक रेस्पायरेशन करती है। बट अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि एरोबिक रेस्पायरेशन से वो शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स दी एनएरोबिक रेस्पायरेशन। और अपने को पता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर टोटल 38 एटीपीज बनते हैं तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर टोटल 2 एटीपीज ही बनेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो एटीपी का ना जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साथ में एनएरोबिक रेस्पायरेशन अगर सेल्स करेगी तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ये बेसिक्स है बिल्कुल। अगर आपको बेसिक्स पता है और आपको अप्लाई करना आता है तो चीज़ें बहुत आसान है कि एनारोबिक रेस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड जो है वो बन रहा है इस वजह से इंट्रासेल्युलर लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब सेल के अंदर जो पीएच होगी वो कम होगी क्योंकि एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है और इस एसिडोसिस की कंडीशन की वजह से न्यूक्लियर क्लम्पिंग होगी यानी कि न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो अपन ने वो भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स जो है उसका भी डैमेज हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स अपन बार बार पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं और ये भी एटीपी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर एटीपी कम हो रहा है यहाँ पे इश्कीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से तो ये जो पंप्स है उनका भी फेलियर होगा, समहाउ इन पंप्स का भी फेलियर होगा। और ये जो पंप्स थे वो क्या करते हैं, वो पंप्स में मेनली दो पंप्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट होता है और एक कैल्शियम पंप इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, वो सोडियम का इफ्लक्स कराता है। तो जो कैल्शियम पंप होता है वो कैल्शियम आयन का इफ्लक्स कराता है। ठीक है, अब देखिए अगर सोडियम पोटेशियम पंप को एटीपी नहीं मिलेगा तो उसका फेलियर होगा यानी कि सोडियम का इफ्लक्स नहीं हो पाएगा यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम का क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और सोडियम का एक्यूमुलेशन अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो जो वाटर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर उसका ना इन्फ्लक्स हो जाएगा सेल के अंदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस और इसकी वजह से सेल की क्या होगी, स्वेलिंग होगी। और इस तरीके की स्वेलिंग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग कहा जाता है।
और ये भी लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी। तो हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो रहा है, तो अल्टीमेटली वही बात है कि आपकी एटीपी कम हो गया है, इस वजह से पंप्स का भी फेलियर हो रहा है। और लास्ट फिर अपन ने बोल रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होगा। ऑब्वियस बात है कि भाई एटीपी अगर कम मिल रहा है तो कोई भी सिंथेसिस का प्रोसेस जो है, कोई भी अगर एनाबॉलिक प्रोसेस है वो तो वैसे ही कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है तब जाके आपके प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। और ट्रांसक्रिप्शन भी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिससे आरएनए बन रहा है, और फिर आरएनए से अपन कह रहे हैं ट्रांसलेशन होगा, वो भी एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, उससे प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन के बाद। तो अगर एटीपी ही कम बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कम होगा, ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होगा। और इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन भी ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम का जब लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो ये जो कैल्शियम है वो प्रोटिएजेज नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, और ये जो प्रोटिएजेज होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने लगते हैं। और प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो क्या होता है? साइटोस्केलेटल डैमेज भी होता है, साइटोस्केलेटल डैमेज भी होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की अपन ने पैथोजेनेसिस की बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी की। देखिए, रिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, और न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में। यानी कि सेल के अंदर अपन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आई, फिर कुछ ऑर्गेनेल्स आए जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए, फिर राइबोसोम्स आ गए, राइबोसोम्स के अलावा लाइसोसोम्स आए हुए हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियर चेंजेस आ गए। जब सेंटर तक पहुँचे तो न्यूक्लियर चेंजेस हो जाएंगे। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में भी अपन ने ये सारी बातें कर रखी, मैं फटाफट खाली आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कह रहे हैं कि ब्लैब्स का और माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन होगा। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड के मासेस होते हैं, और ब्लैब्स जो है वो आप इस डायग्राम के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के, उन्हें ब्लैब्स कहते हैं, और ये माइलिन फिगर्स है जो कि फॉस्फोलिपिड के मासेस है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर आप देखेंगे तो ये स्वेलिंग हो रखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और इसके अलावा राइबोसोम्स जो है वो डिस्पर्स्ड हो रखे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। लाइसोसोम जो है वो क्या करेंगे? ऑटोफेजी करेंगे। ऑटोफेजी जो है वो मतलब ये होता है कि सेल जो है वो खुद के ही कंटेंट को ख़त्म करेगा ताकि जो बची हुई सेल है वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल के हैं या जो सेल के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है उसी का वो क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस कर रहा है एक तरीके से, या उन्हें खत्म कर रहा है वाया लाइसोसोम ताकि सेल सर्वाइव कर पाए। दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोफेजी। ये अपन ने बात कर ली। इसके अलावा न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर अपन कह रहे हैं क्लम्प्ड क्रोमेटिन देखने को मिलता है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या देखने को मिलता है वो अपन एक बार इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ ले, और जब अपन पर डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको वापस से ये डायग्राम दिखाऊंगा और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बताऊंगा।